हेलो एवरीवन, तुम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था कि बोहर इफेक्ट क्या होता है, राइट। अब बोहर इफेक्ट क्यों एसेंशियल है, हीमोग्लोबिन में बोहर इफेक्ट है, मायोग्लोबिन में बोहर इफेक्ट नहीं है, राइट। और हीमोग्लोबिन सिर्फ जो है डाइऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं करता, वो CO2 ट्रांसपोर्ट में भी पार्टिसिपेट करता है। हमने हाल्डेन इफेक्ट पढ़ा था पिछली क्लास में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने देख लिया। तो उसके बाद हमने देखा था जो ग्लोबिन चेन है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब अगर ग्लोबिन चेन नहीं होती तो क्या होता। हमने देखा था ग्लोबिन चेन अगर नहीं होती तो फिर हिमेटिन बन जाता। हमने देखा था ग्लोबिन चेन नहीं होती तो कोई भी जो आयरन ऑक्सीजन डाइऑक्सीजन का कॉम्प्लेक्स है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल वहाँ पे था, जैसे Cl- की हमने बात किया था, वो एक्सेस कर लेता और वहाँ से उसको रिप्लेस कर देता। तो हीमोग्लोबिन का क्या हो जाता, हीमोग्लोबिन में जो आयरन प्रेजेंट है उसका क्या हो जाता, ऑटो ऑक्सीडेशन। अगर ऑटो ऑक्सीडेशन हो जाता तो +3 में चला जाता। वो +3 वाला आयरन जो है डाइऑक्सीजन बाइंड नहीं करता तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए एलिजिबल नहीं होता, मतलब रिवर्सिबल डाइऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट वो नहीं कर पाता, ठीक। उसके बाद हमने ये भी देखा कि अगर ग्लोबिन चेन नहीं होती तो फिर पॉसिबिलिटी ये थी कि जो रिड्यूसिंग सिस्टम है उनके साथ वो इंटरेक्शन कर सकता था, मतलब ऐसे सबस्ट्रेट जो कि रिड्यूसिंग नेचर के हैं उनको क्या कर देता, वो ऑक्सीजन सप्लाई कर सकता था। ये काम कौन करता है, साइटोक्रोम P450। इसी तरह का सिमिलर बिहेवियर कैटालेस शो करता है, इसी तरह का बिहेवियर जो हमारा पेरोक्सीडेज शो करता है। तो इसका मतलब सिंपल है, हीमोग्लोबिन क्या करता, फिर जैसे वो लोग काम करते हैं ना उसी तरह करता है, ये डाइऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता। इसीलिए मैंने बोला था कि जो हीमोग्लोबिन उसको क्या बोलते हैं, फ्रस्ट्रेटेड ऑक्सीजनेज, राइट। हमने बोला था इसको फ्रस्ट्रेटेड ऑक्सीजनेज भी बोलते हैं। क्यों फ्रस्ट्रेटेड है, वो अपनी चारों तरफ प्रोटीन उसको हटा दो ना तो पूरा वही काम करेगा या सिमिलर उसी तरह काम करना शुरू कर देगा जैसे साइटोक्रोम P450 करता। तो इतना इंपॉर्टेंट है ग्लोबिन चेन। और ग्लोबिन चेन एक काम और करता है, मैंने आपको पढ़ाया था डिस्टल इफेक्ट के बारे में, कि जो ग्लोबिन चेन की डिस्टल हिस्टिडीन यूनिट होती है, डिस्टल पोर्शन में जो हिस्टिडीन यूनिट होती है वो क्या करती है, वो बेंट मोड को फेवर करती है। मतलब ऐसा एनवायरनमेंट वहाँ पे क्रिएट है, बेंट मोड ही फेवर्ड होगा। बेंट मोड किसका है, हीमोग्लोबिन का। और हीमोग्लोबिन में जो बेंट मोड किसका होता है, डाइऑक्सीजन का। तो डाइऑक्सीजन बेंट मोड में रहती है, उसको फेवर करेगा। और साथ में उसके साथ क्या करता है, एडिशनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एक तरह से हीमोग्लोबिन की डाई ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी को भी बढ़ा रहा है, राइट। जो हमारा 6 लिगेंड लग रहा है डाइऑक्सीजन, उसको स्टेबलाइज भी कर रहा है। लेकिन अगर उस जगह पे कार्बन मोनोऑक्साइड लग जाए तो ये उसको भी बेंड कर देगा। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड तो लीनियर मोड को फेवर करता है, तो ये क्या करता है, उसको स्ट्रेन में रखता है, जिसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वहाँ से हट जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद कार्बन मोनोऑक्साइड एक बार अगर जुड़ता हीमोग्लोबिन से तो जल्दी से हटता नहीं। तो जो हम एक्सेस ऑक्सीजन सप्लाई करके CO टॉक्सिसिटी को रिमूव कर पाते हैं, शायद वो हम लोग नहीं कर पाते, राइट। इतनी बातें हम लोगों ने पढ़ी थी और उसी को हम लोगों ने क्या बोला था, डिस्टल इफेक्ट बोला था, ठीक। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं सिकल सेल एनीमिया के बारे में। उसके बाद हमें पढ़ना है ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या होता है। फिर हम ये देखेंगे कि मेट हीमोग्लोबिन कैसे हेल्प करती है इन रिमूविंग साइनाइड पॉइजनिंग, राइट। इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये सब चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों को हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो हम लोग पहले पढ़ते हैं सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, राइट। It is due to mutant hemoglobin। होता क्या है इसमें, इस डिजीज में क्या होता है, इन दिस डिजीज जो बीटा चेन में ऐसे कहते हैं, ग्लूटामिक एसिड जो होता है, ग्लूटामिक एसिड, नाम याद रखना इसे, ग्लूटामिक एसिड ऑफ बीटा यूनिट्स आर रिप्लेस, ग्लूटामिक एसिड ऑफ बीटा यूनिट इज रिप्लेस्ड बाय वैलीन, ठीक है। अब देखो इससे होगा क्या, ग्लूटामिक एसिड क्या होता है, ये ग्लूटामिक एसिड है और ये है वैलीन। तो खुद से देखो ये क्या है, हाइड्रोफिलिक है भाई, दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है ना, तो हाइड्रोफिलिक ज़्यादा हुआ। इसके कंपैरिजन में ये क्या है, हाइड्रोफोबिक है। अच्छा, अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, इसका मतलब इसकी जो सॉल्युबिलिटी है क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। भाई अगर हाइड्रोफिलिक को हटा के हाइड्रोफोबिक लगाओगे तो जो ग्लोबिन सिस्टम उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। क्या होगा इसकी वजह से, लीड्स
डिक्रीज इन solubility leads to decrease in solubility, राइट। होता क्या है, जब T से R से T कन्वर्जन हो रहा होता है, मतलब जब डीऑक्सी फॉर्म में ऑक्सी फॉर्म से डीऑक्सी फॉर्म में आ रहे होते हैं, RT कन्वर्जन, हीमोग्लोबिन जो है वो, सिंपल सी बात देखो, अगर वो सॉल्युबल नहीं होगा जिस मीडियम में है तो क्या होगा, वो इकट्ठा हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, पॉलीमराइज हो जाएगा वो, ठीक है। सॉल्युबल होता है तो डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, हीमोग्लोबिन गेट पॉलीमराइजेज एंड बिकम, हीमोग्लोबिन के पैरामीटर से क्या होता है, गेट पॉलीमराइजेज लीडिंग टू sickle like shape of RBCs। अब सिंपल सी बात है, ओवल टाइप का शेप है वो से टेढ़ा हो गया। अब सिंपल सी बात है, अगर टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो वो फ्लो नहीं कर पाएगा। अगर वो फ्लो नहीं कर पाएगा इसका मतलब सिंपल है कि जो RBC का फ्लो है वो क्या हो गया, कम। अगर फ्लो कम हो गया इसका सिंपल से मतलब ये हुआ कि RBC के अंदर ही तो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन भी जल्दी नहीं पहुंच पाएगा। इसका मतलब ऑक्सीजन वो कैरी किया है तो धीरे धीरे पहुंचा रहा है। इसका मतलब सिंपल है कि ऑक्सीजन की सप्लाई धीरे धीरे क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। और फाइनली ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने का मतलब डिजीज जनरेट हो जाएगी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनीमिया, राइट। तो सिंपल क्या हो जाएगा, लीडिंग टू, यहाँ लिख देते हैं हम, लीडिंग टू सिकल, लीडिंग टू अ डिजीज, लीडिंग टू डिजीज कॉल्ड सिकल सेल एनीमिया। मतलब कुल मिला के क्या है, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है, ठीक है, ऑक्सीजन डिफिशियंसी। और आपको पता है ऑक्सीजन डिफिशियंसी का मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगेगी। फूड का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, एनर्जी नहीं मिलेगी। इसका मतलब सिंपल क्या है, बीमारी को अगर बहुत दिनों तक नहीं बदला गया और एक्सेस हो गया तो फिर फाइनली क्या है, उसके बाद डेथ हो जाती है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, ये हो गया सिकल सेल एनीमिया के बारे में। दूसरा देखते हैं हम लोग, एक है मेट हीमोग्लोबिनिमिया, या इसी को बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम, राइट। ब्लू बेबी सिंड्रोम किस में बोलते हैं, बच्चों में बोलते हैं, राइट। किसमें, राइट। तो देखो हमने ये पढ़ा है कि जो हमारा हीमोग्लोबिन है, राइट, हीमोग्लोबिन जो है उसमें आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ पोर्शन जो है, सारे हीमोग्लोबिन की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ पोर्शन जो आयरन है हीमोग्लोबिन के अंदर का क्या होता है, ऑक्सीडाइज, तो किस में चला जाता है, +3 में, नियर अबाउट 3%। तो जो टोटल हमारे पास हीमोग्लोबिन है उसमें से 3% जो हीमोग्लोबिन है उसका आयरन +3 में ऑक्सीडाइज हो जाता है। और उस हीमोग्लोबिन को जिसमें आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब उस डीऑक्सी हीमोग्लोबिन को जिसमें आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, उसको हम लोग बोलते हैं मेट हीमोग्लोबिन, राइट। यहाँ सिंपल हम क्या लिखते हैं, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन in which iron is present as iron 3 is called met hemoglobin, राइट। कितना होता है, नियरली 3%, नियरली 3% इन ह्यूमन। हम लोगों के मन के अंदर लगभग 3% होता है, मतलब 97% वो वाला उस फॉर्म में आयरन होता है जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करे। अच्छा, ये बढ़ता क्यों नहीं है, मेंटेन क्यों रहता है, थोड़ा बहुत जो आयरन ऑक्सीडाइज होता है, देखो ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल आयरन को प्रोटेक्ट करके रखा, कुछ ऑक्सीडाइज नहीं होगा, थोड़ा बहुत ऑक्सीडाइज होगा। वही जो थोड़ा बहुत ऑक्सीडाइज है वो इसमें होता है, लेकिन ये कंसंट्रेशन लगभग इस पर मेंटेन की जाती है, बढ़ती नहीं। क्योंकि अगर ये ज़्यादा बढ़ गई, धीरे धीरे अगर ये बढ़ती जाएगी, इसका मतलब फिर क्या हुआ, वो वाला हीमोग्लोबिन का नंबर कम हो गया, या वो वाला हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कम हो गई जिसमें आयरन +2 में है। इसका सिंपल सा मतलब है जो हमारा डाईऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट है इम्पेयर्ड हो जाएगा, इफेक्टिव नहीं, वो मतलब वो अच्छे तरीके से नहीं होगा, तो हमें अंदर क्या हो जाएगी, डाईऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाएगी, ठीक है।
तो ये जो कंसंट्रेशन है बैलेंस की जाती है एक एंजाइम से, राइट। दिस परसेंटेज इज बैलेंस्ड बाय enzyme called met hemoglobin reductase, राइट। ये क्या करता है, जो आयरन +3 होता है ये क्या करता है, आयरन +3 वाले को +2 में कन्वर्ट करता है, राइट। +3 को क्या करता है, +2 में कन्वर्ट, जिससे कंसंट्रेशन बैलेंस रहे, ज़्यादा बढ़ने ना पाए, ये इसका काम है। कभी कभी क्या होता है कि मेट हीमोग्लोबिन की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाती है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, जो मेट हीमोग्लोबिन है डायरेक्शन ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता, यहाँ एक चीज़ मैं और लिख देता हूँ। मेट हीमोग्लोबिन इज अनेबल टू ट्रांसपोर्ट डाईऑक्सीजन, उसका मतलब ये काम का नहीं है, ठीक है। तो अगर मान लो किसी पर्सन के अंदर मेट हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन बढ़ जाए, राइट, अगर इसका मतलब कंसंट्रेशन बढ़ने का मतलब क्या है कि जो ऑक्सीजन है उसकी सप्लाई कम हो जाएगी, ऑक्सीजन डिफिशियंसी हो जाएगी, तो डिजीज़ क्रिएट हो जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, मेट हीमोग्लोबिनीमिया। नीमिया क्यों जोड़ दे रहे हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ भी ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होती है ना, उसके लिए एनीमिया वर्ड यूज़ किया जाता है, राइट। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, ड्यू टू एक्सेस ऑफ मेट हीमोग्लोबिन due to excess of met hemoglobin, a disease called met hemoglobinemia, also called blue baby syndrome, occurs in human, राइट। कभी कभी क्या हो जाता है, जब एक्सेस हो जाता है इसका, तो डिजीज होती है, इसको क्या बोलते हैं, मेट हीमोग्लोबिनीमिया या ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम किस में, बेसिकली चाइल्ड में, बच्चों में। क्यों होता है ये, एक्सेस क्यों हो जाता है, पहला सवाल तो ये कि वो एंजाइम तो उसको बैलेंस करके रखा हुआ, तो बढ़ कैसे गया। बढ़ इसलिए जाता है कि ये वहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है जहाँ पर नाइट्रेट या नाइट्राइट की कंसंट्रेशन बढ़ती है, तो ये क्यों एक्सेस हो जाता है, ठीक है। इंक्रीज इन मेट हीमोग्लोबिन इज ड्यू टू नाइट्राइट और नाइट्रेट टॉक्सिसिटी, राइट। जब भी नाइट्रेट या नाइट्राइट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो आपको पता है नाइट्रेट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, राइट। ये दोनों क्या हैं, दीज आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये लोग क्या करते हैं, ये आयरन 2+ को ऑक्सीडाइज कर देंगे, किसमें, आयरन 3+ में, किसमें कन्वर्ट कर देंगे, मेट हीमोग्लोबिन। कंसंट्रेशन क्या हो गई, बढ़ गई। कंसंट्रेशन बढ़ने का मतलब सिंपल है, अब जो आपके पास आयरन है वो ज़्यादातर आयरन +3 की तरफ जा रहा है, वो आयरन की कंसंट्रेशन कम हो रही है, जो डाइऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कम करता है, तो धीरे धीरे बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई कम होना शुरू हो जाएगी। तो जैसे जैसे ऑक्सीजन की सप्लाई कम होनी, हम समझ लो कि वहाँ पर एनीमिया शब्द आने लगेगा, ठीक है। तो क्या जाता है, मेट हीमोग्लोबिनीमिया, या बच्चों में इसी को क्या बोलते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी में, और बच्चों में कौन से, जो बच्चे बहुत छोटे होते हैं, राइट, उन बच्चों में खासकर होता है। मतलब बर्थ के लगभग ये समझ लो कि जो शुरुआत बहुत अर्ली फेज वाले बच्चे होते हैं, 10 दिन, 5 दिन, महीने, इन सब के लिए, छोटे बच्चों के लिए बेसिकली है, ठीक है। अब देखो, पहली चीज़ तो ये कि ये कैसे जनरेट होता है, कैसे टॉक्सिसिटी, कोई नाइट्रेट तो ऐसे लेता नहीं है। देखो नाइट्रेट या नाइट्राइट की टॉक्सिसिटी जनरेट कैसे होती है, बेसिकली देखो, नाइट्रेट या नाइट्राइट की जो टॉक्सिसिटी है इज ड्यू टू, क्यों होगा ये, कंजम्पशन ऑफ, देखो सिंपल सी बात है,
जानबूझ के तो कोई आदमी लेगा नहीं है कि नाइट्रेट खा ले, नाइट्रेट खा ले, राइट, अनजाने में ही होगा। क्यों होता है? ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ फूड हैविंग नाइट्रेट, नाइट्राइट और नाइट्राइट फर्टिलाइज़र, राइट। मतलब ये सिंपल है कि जो हम खाना खा रहे हैं, जो हम भोजन ले रहे हैं, वो ऐसी जगह मतलब जो जनरेट हुआ है वहाँ पर उसको जनरेट करने में जो फर्टिलाइज़र यूज हुआ है उसमें नाइट्राइट ज़्यादा है। मतलब सिंपल है, अब समझो इसका इनडायरेक्ट इसका नॉर्मल मतलब समझो कि अगर मान लो हम लोग फार्मिंग में ज़्यादा नाइट्रेट और नाइट्राइट फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे तो ये बीमारी हमें भी हो सकती है, राइट। ऑक्सीजन की कमी हमारी बॉडी के अंदर भी हो सकती है, ठीक। एक तो ये, दूसरा जो है जो कैंड मीट प्रोडक्ट होता है, कैंड मीट प्रोडक्ट मतलब जो मीट बॉक्स के अंदर आता है ना कि उसको कई दिनों बाद आप खा सकते हो, उसके थ्रू जो उसको कंज्यूम करते हैं उनमें भी डिजीज होती है। क्यों? क्योंकि जो कैंड मीट प्रोडक्ट होता है ना, इसके अंदर क्या यूज किया जाता है? सोडियम नाइट्रेट या सोडियम नाइट्राइट, ये यूज होता है इसमें। अच्छा, क्या करता है ये बॉटुलिज्म को प्रिवेंट करता है। बॉटुलिज्म, समझो बॉटुलिज्म क्या है? एक्चुअली एक बैक्टीरिया होता है, राइट। बॉटुलिज्म नहीं, देखो बॉटुलिज्म में क्या होता है, एक बैक्टीरिया है जो मीट में ग्रो करता है, राइट। अगर मीट को आप ऐसे रखोगे, मतलब मीट को अगर आप नॉर्मल ऐसे रखोगे तो क्या करेगा, उसमें जनरेट करेगा। तो क्या करता है वो बैक्टीरिया, जनरेट करके टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। क्या बोलते हैं उसको? बॉटुलिनम टॉक्सिन ए। ये बैक्टीरिया क्या करता है, ये टॉक्सिन जनरेट करता है। और ये ऐसा बोला जाता है कि अगर इसका 1 मिलीग्राम इतना ज़्यादा टॉक्सिक होता है कि 30 मिलियन माइस को ख़त्म कर सकता है। ये 30 मिलियन माइस को किल कर सकता है ये। तो सोचो अगर नाइट्राइट ना यूज किया जाए कैंड मीट प्रोडक्ट में, राइट, तो कितना ज़्यादा टॉक्सिक हो जाएगा वो, राइट। इसी को प्रिवेंट करने को क्या बोलते हैं? बॉटुलिज्म बोलते हैं। तो जो कैंड मीट प्रोडक्ट होता है, इसका मतलब समझ लो बहुत अच्छा नहीं है खाने के लिए, राइट। वो उसमें क्या है, ये मिलाया जाता है। अब जब सिंपल सी बात है, बॉडी के अंदर जाएगा तो ये NO2 गया पेट में, राइट। ये क्या करेगा यहाँ से, NO2 मतलब सिंपल, यहाँ से हमें क्या मिला, नाइट्राइट आयन। और हमें, आपको पता है कि स्टोमक में H+ होता है, एसिडिक pH होता है वहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, HNO2। ये HNO2 क्या करता है, आयरन को ऑक्सीडाइज कर देगा, किसमें, आयरन 3+ में। ये काम ये भी करता है कि जो हीमोग्लोबिन का है उसको नाइट्रोसो कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है, FeNO, इसमें बदल देता है। ना तो ये डाइऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर सकता है, अनेबल टू ट्रांसपोर्ट डाइऑक्सीजन, ये नाइट्रोसो कंपाउंड अनेबल टू ट्रांसपोर्ट डाइऑक्सीजन। और जो +3 मेट हीमोग्लोबिन हो गया, जिसको ऑक्सीडाइज कर दिया, मेट हीमोग्लोबिन, ये भी O2 ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता। इसका मतलब ऑक्सीजन मेट हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन बढ़ गई और फाइनली क्या हो जाएगा, मेट हीमोग्लोबिनीमिया। और बच्चों में, चिल्ड्रंस में क्या होता है, इन्फेंट्स में क्या होता है, यही क्या होता है, यही जनरेट करता है क्या, ब्लू बेबी सिंड्रोम। एक्चुअली होता है क्या, इसमें जो आईज होती हैं, वो जो चेहरे का कलर होता है, वो सब क्या हो जाता है, ब्लू कलर हो जाता है, ठीक है। बेसिकली छोटों बच्चों में होता है ये। और ऐसा बोला जाता है फैटल हीमोग्लोबिन होती है, राइट। जब बच्चा जन्म लेता है तो जो शुरुआत की हीमोग्लोबिन होती है उसमें उसकी एफिनिटी ज़्यादा होती है ऑक्सीडाइज होने के लिए। तो यहाँ से एक चीज़ समझ लेना, जो फीटल हीमोग्लोबिन है, फीटल हीमोग्लोबिन हैज़ मोर टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज बाय NO2-, इसलिए बच्चों में ज़्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है, क्योंकि उनकी जो हीमोग्लोबिन है वो जो है ज़्यादा सेंसिटिव होती है नाइट्राइट ऑक्सीडेशन के लिए, ठीक है। और एक चीज़ और होता है, देखो हम लोगों में क्या होता है, अब एडल्ट में क्या होता है, इतना फ़र्क नहीं पड़ता इससे, मतलब ये वाला सिंड्रोम इतना मतलब
इतना ज़्यादा जितना सेंसिटिव बच्चे होते हैं उतने हम लोग नहीं है। उसका रीज़न सिंपल ये है कि बच्चों में जो पीएच होता है ना स्टोमक का, वो इतना नहीं होता कि वो उस बैक्टीरिया को किल कर दे जो कि नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है। नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है, अगर वो किल कर देगा तो शायद हो सकता है कि उतना इफेक्टिव जो है ऑक्सीडेशन ना हो, तो बच सकता है वो, राइट। मतलब बच सकने का मतलब है इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी जितना होनी चाहिए, जैसे हम लोगों में उतना नहीं होता है। लेकिन ध्यान रखो कि चाहे कैंड मीट प्रोडक्ट हो या फिर ऐसा फूड जो कि एक्सेस नाइट्राइट या नाइट्रेट फर्टिलाइजर में जनरेट किया गया है, वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, राइट। क्योंकि वो क्या करेगा, मीट हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन बॉडी में बढ़ा सकता है, और अगर मेट हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन बॉडी में बढ़ गई तो सिंपल सी बात है ऑक्सीजन कैरियर कम हो जाएगा, तो बॉडी को ऑक्सीजन डिफिशियंसी फील होगी, तो मेट हीमोग्लोबिनिया डिजीज हो जाएगी। और बच्चों में यही क्या होता है, ब्लू बेबी हो जाता है। ब्लू बेबी का मतलब बच्चों की आंखें नीली हो जाएंगी, बॉडी में वो ब्लू कलर के चीज़ें, ब्लू कलर का स्किन होने लगता है। बेसिकली आइज पे ज़्यादा फर्क पड़ता है, राइट। तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ आगे बढ़ते हैं। अभी हमने देखा कि मेट हीमोग्लोबिन तो बहुत बेकार चीज़ है, राइट। ब्लू बेबी सिंड्रोम हो गया, बीमारी इससे हो गई, ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गई, फूड का ऑक्सीडेशन कम हो जाएगा, वीकनेस होने लगेगी, एनर्जी कम मिलेगी, सब कुछ हो गया। लेकिन मेट हीमोग्लोबिन का एक फ़ायदा भी है, किसमें, साइनाइड पॉइजनिंग को रिमूव करने में, राइट। तो यहाँ हम लिखते हैं, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। मेट हीमोग्लोबिन in removal of cyanide poisoning, अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना, साइनाइड पॉइजन रिमूवल का मतलब है थोड़ी कंसंट्रेशन हो। अगर बोतल ही पी लोगे तो मर जाओगे, फिर तो कोई नहीं बचा सकता। माइनर कंसंट्रेशन अगर है तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, रोक सकते हैं, राइट। देखो होता क्या इसमें, पहले ये समझो कि साइनाइड पॉइजनिंग होती कहाँ से, तो एक चीज़ दिमाग से निकालो, साइनाइड पॉइजनिंग जो है वो हीमोग्लोबिन से नहीं जुड़ती है, राइट। साइनाइड पॉइजनिंग हीमोग्लोबिन के आयरन से नहीं जुड़ती थी, ये दिमाग से निकालो। साइनाइड पॉइजनिंग होगी तो हीमोग्लोबिन से जुड़ जाएगी जी, और जो ऑक्सीजन हमारा है वो ट्रांसपोर्ट ब्लॉक हो जाएगा। नहीं, साइनाइड पॉइजनिंग क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ब्लॉक करता है, वो एनर्जी प्रोडक्शन वाली प्रोसेस को ब्लॉक करता है। तो एक चीज़ दिमाग में बैठा लो, साइनाइड पॉइजनिंग में हीमोग्लोबिन से साइनाइड नहीं जुड़ता, राइट। वो किससे जुड़ता है बेसिकली, या ज़्यादा इफेक्ट किस, माइनर इफेक्ट डाल सकता है, लेकिन मेजरली इफेक्ट क्या होता है उसका, वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट को इतना इफेक्ट नहीं करता। सिंपल सी बात हमने देखा था, कार्बन मोनोऑक्साइड भी इतना इफेक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि CN भी जुड़ेगा तो बेंट मोड में। हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि CO और CN क्या जुड़ेंगे, बेंट मोड में। किसकी वजह से, वो डिस्टिल हिस्टीडीन की वजह से। लेकिन नॉर्मली कौन सा मोड फेवर होता है उनका, लीनियर। तो अगर वो जुड़ भी गया मान लो तो रिमूव हो जाएगा, अगर ऑक्सीजन आप लेते रहोगे देते रहोगे तो। क्यों रिमूव हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो डिस्टिल हिस्टीडीन है वो डाइऑक्सीजन के बेंट मोड को फेवर करती है, लीनियर मोड वाले सिस्टम को फेवर नहीं करती। तो उसको स्ट्रेन में रखेंगे तो निकल जाएगा। इसका मतलब हीमोग्लोबिन के डाइऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक करने का असर नहीं है। मतलब साइनाइड पॉइजनिंग का हीमोग्लोबिन के डाइऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो दिमाग से एक चीज़ निकाल देना कि साइनाइड अगर बॉडी में अंदर आएगा तो ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाएगी, नहीं। वो करता क्या है, ये देखो जो एक एंजाइम वो क्या करता है, देखो साइनाइड पॉइजनिंग क्या करता है, इफेक्ट ऑन, या साइनाइड पॉइजनिंग लीड्स टू ब्लॉकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, राइट। देखो एक एंजाइम होता है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज में क्या होता है, कॉपर A, हीम A, राइट। उसके बाद होता है हीम A3 और कॉपर B। तो ये लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करते हैं और ये लोग क्या है, ऑक्सीजन को जोड़ते हैं। तो जो हीम A होता है ना, ये होता है 5 कोऑर्डिनेट। ध्यान से सुनो, ये क्या होता है, ये हीम A का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 5, और ऑक्सीडाइज फॉर्म में आयरन होता है +3 फॉर्म में। तो ध्यान सुनो, अगर एक हमारे पास सिस्टम +3 फॉर्म में है ऐसे, और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है उसका 5, तो सिंपल है साइनाइड। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर एक +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है और हीमोग्लोबिन में जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कहाँ क्यों बाइंड कर रहा है। यहाँ भी सेम यही है, यहाँ भी क्या हमारे पास है
यहाँ भी लिगेंड इमिडाजोल है, ये नेगेटिवली चार्ज है ना, इसकी एफिनिटी किसके लिए ज़्यादा होगी? जिस पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, इसके लिए क्या है? मोर एफिनिटी। तो ये इससे जुड़ता है, मोर एफिनिटी। इसके लिए क्या है? लेस एफिनिटी है, क्योंकि जितना ज़्यादा, देखो सिंपल सी बात है, नेगेटिवली चार्ज लिगेंड उस वाले सेंटर को फेवर करेगा जिस पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, तो वो इससे बाइंड करता है, इसके लिए एफिनिटी कम है। अच्छा, इसे बाइंड कर लेगा तो क्या होगा? एक्चुअली क्या है, जो हीम A3 है, हीम A3 ये बाइंड करता है किससे? डाइऑक्सीजन से। तो बनाता क्या है? हीम A3O2- ये बनाता है। अब अगर CN इससे जुड़ गया, राइट, साइनाइड इससे जुड़ गया, तो क्या फिर ये इससे जुड़ पाएगा? नहीं। इसका मतलब जो ध्यान सुनो, ये लोग इलेक्ट्रॉन इसको जो देते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफ़र ही नहीं होगा। क्यों ट्रांसफ़र नहीं होगा? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्यों लेता है? इलेक्ट्रॉन इसलिए लेता है कि इसको रिड्यूस कर दे, राइट। लेकिन जब ये साइनाइड से बाइंड कर जाएगा तो ये क्या बना लेता है? स्टेबल कॉम्प्लेक्स। अब स्टेबल कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन थोड़ी लेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र यहाँ से बंद हो गया। तो मतलब सिंपल है कि जो हम इलेक्ट्रॉन, देखो, जो हम O2 को 4H+ 4 इलेक्ट्रॉन देके रिड्यूस करते हैं 2 वाटर में, ये रिएक्शन में कई बार लिख चुका हूँ पहले, राइट। ये प्रोसेस जो है वो क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी, क्योंकि O2 का वाटर में रिडक्शन होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डाइऑक्सीजन जुड़ेगा ही नहीं। जब तक जुड़ेगा नहीं तब तक वाटर में कन्वर्ट नहीं होगा। तो जो हमारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की लास्ट स्टेप जो है वो क्या हो जाएगी? ब्लॉक। इसका सिंपल से मतलब है बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन जो है वो बंद हो जाएगा। एनर्जी प्रोडक्शन बंद, राइट। एनर्जी प्रोडक्शन बंद होने का मतलब सेल, जितनी भी सेल है, सेल में जो कंटिन्यूस एनर्जी जनरेट हो रही है सेल को सर्वाइव करने के लिए, सेल की एक्टिविटीज़ को करने के लिए, बंद हो गई। इसीलिए तो जैसे ही साइनाइड पॉइजनिंग होती है, आपको पता है साइनाइड पॉइजनिंग में अगर तो एक्सेस ज़्यादा हो जाता है तो आदमी जल्दी क्यों मर जाता है? उसका रीज़न यही है कि देखो, सेल को हमेशा एनर्जी चाहिए काम करने के लिए, और एनर्जी कहाँ से जनरेट हो रही है? रिस्पिरेशन के थ्रू। रिस्पिरेशन में जो लास्ट स्टेप है उसमें क्या होता है? O2 कन्वर्ट होता है वाटर में, तो वो उसी प्रोसेस में क्या होता है? ATP जनरेट होता है। अब वो प्रोसेस ही ब्लॉक हो गया, क्योंकि हीम A3 किससे जुड़ गया? साइनाइड से। तो प्रोसेस अगर ब्लॉक हो गया तो सेल, इसका मतलब सेल में एनर्जी का प्रोडक्शन बंद हो गया। तो सेल कितना देर सर्वाइव करेगी? जब एनर्जी नहीं मिल रही है तो डिफरेंट ऑर्गन है जिनको काम करने के लिए, जिनको अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए, वो क्या हो जाएगी? उसको मिल ही नहीं रही है, तो धीरे धीरे सारी चीज़ें क्या हो जाएगी? डैमेज। तो अल्टीमेटली क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। जबकि ऑक्सीजन सप्लाई में क्या होता है? ऐसा नहीं होता, थोड़ी बहुत तो पहुंचती रहती है ना। यहाँ तो डायरेक्टली वहीं पर अटैक कर रहा है जहाँ पर एनर्जी का प्रोडक्शन है, राइट। अब इसको रोक कैसे सकते हैं? मेट हीमोग्लोबिन कैसे रोल प्ले करता है ये देखते हैं हम। देखो, बेसिकली जो है, जो CN- है, किससे जुड़ रहा है? वो आयरन 3+ से। हमारे पास हीमोग्लोबिन में आयरन कैसा है? +2। किसमें? ये हीमोग्लोबिन में। ये किसमें हमारा आयरन 3+ है? हीम A3। इसी से जुड़ रहा है ये। इसी से जुड़ के क्या कर रहा है? वो एनर्जी प्रोडक्शन को ब्लॉक कर दे रहा है। अगर हम आयरन 2+ को आयरन 3+ में कन्वर्ट कर दें तो ये भी तो इसी तरह हो गया। तो अब ये CN- इससे जुड़ जाएगा ना। अगर इससे जुड़ गया तो इसका मतलब ये क्या रहेगा? फ्री। ये फ्री रहेगा तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो एक्टिव रहेगी। मतलब एनर्जी प्रोडक्शन होता रहेगा, एनर्जी प्रोडक्शन रिमेन एक्टिव, राइट। ये होता रहेगा, तो इसका मतलब सर्वाइवल रहेगा। अब ये क्या करेगा? इससे जोड़ देगा। ये क्या करेगा? ये CN- से जुड़ गया। ये क्या है? हमारा मेट हीमोग्लोबिन है, राइट। तो हम यहाँ पे साइनाइड को कैप्चर कर सकते हैं। हम यहाँ पे साइनाइड को कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। अब हमें पता है कि बॉडी में तो हमारे मेट हीमोग्लोबिन 3% होता है नॉर्मल कंडीशन में। तो अगर साइनाइड हो गया तो इसका मतलब सिंपल है, और वो भी जो 3% होता है वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होता रहता है? वो मेट हीमोग्लोबिन रिडक्टेज कन्वर्ट करता है +2 में। इसका मतलब इतनी कंसंट्रेशन तो मेट हीमोग्लोबिन के हमारे अंदर होती नहीं कि हम लोग जो है साइनाइड पॉइजनिंग को खत्म कर दें। तो क्या करते हैं हम लोग? पेशेंट को इंजेक्शन देते हैं, राइट। इंजेक्शन ऑफ एमाइल नाइट्रेट या नाइट्राइट और नाइट्रेट इज गिवन टू पेशेंट। क्यों दिया जाता है? इन ऑर्डर टू ऑक्सीडाइज
in order to oxidize iron 2 plus of hemoglobin to iron 3 plus that is methemoglobin। तो उसको एमाइल नाइट्राइट या सोडियम नाइट्राइट बोल सकते हो। इनका सबका इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना ये बहुत माइनर दिया जाता है, ऐसा नहीं कितना इंजेक्शन दे दो कि बीमारी हो जाए, राइट। इसीलिए तो बोल रहे हैं कि एक्सेस CN माइनस होने पर कंट्रोल क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि मान लो साइनाइड ज़्यादा हो गया और आपने ज़्यादा इंजेक्शन दे दिया तो फिर क्या होगा, CN को तो कैप्चर कर लिया लेकिन फिर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट तो ब्लॉक हो जाएगा। अरे खुद से सोचो कि अगर मान लो साइनाइड ज़्यादा हो गया, ठीक है, हम मानते हैं कि मेथहीमोग्लोबिन जो है, मेथहीमोग्लोबिन हम ज़्यादा जनरेट कर देंगे, मतलब ज़्यादा डोज दे सकते हैं। अगर वो देंगे तो पॉसिबिलिटी ये है ना कि जो हमारा सारा का सारा हीमोग्लोबिन है, मेजॉरिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन है, वो किस में कन्वर्ट हो गया, +3 में। चलो ठीक है, वो तो ब्लॉक कर, वो तो उधर कन्वर्ट हो गया, लेकिन ऑक्सीजन सप्लाई तो ब्लॉक हो जाएगी, तब भी तो प्रॉब्लम ही हो जाएगी। इसीलिए एक्सेस साइनाइड होने पर कोई बचाव नहीं पाता, ठीक है। ये किसके लिए, जब लो कंसंट्रेशन होती है तो ऐसा पॉसिबल। इसका मतलब मेथहीमोग्लोबिन को या मेथहीमोग्लोबिन की जो आयरन +3 है जो कि ऑक्सीजन को नहीं बाइंड करता, उसकी साइनाइड बाइंडिंग एफिनिटी को हम लोग यूज़ कर सकते हैं इन प्रिवेंशन ऑफ साइनाइड पॉइजनिंग। तो एक चीज़ आपसे क्लियर रखना है, साइनाइड पॉइजनिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ब्लॉक करता है, ना कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट को। उसको हम लोग कम कर सकते हैं अगर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्फेक्शन या स्मॉल अमाउंट ऑफ टॉक्सिसिटी जनरेट हुई है बाय प्रोवाइडिंग एमाइल नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट, इनका सबका इंजेक्शन देके, ठीक है। तो इंजेक्शन अगर देंगे तो आयरन 3+ की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, मेथहीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो पॉसिबिलिटी ये है कि CN- को कैप्चर करना शुरू कर देगा। वो अगर कैप्चर करना शुरू कर दिया तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस ब्लॉक नहीं होगी, एनर्जी प्रोडक्शन चलता रहेगा, तो उसको बचाया जा सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर कंक्लूड करते हैं हम लोग। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हीमोसाइनिन के बारे में और हीमेरथिन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ से कंक्लूड करते हैं, नेक्स्ट क्लास हम लोग फिर से मिलते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।